दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो, अगर हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस। क्या पढ़ना है? पेडिग्री एनालिसिस, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, देखो, अगर हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की, तो इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैमिली हिस्ट्री। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फैमिली। इसका ये कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैमिली हिस्ट्री दैट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर, दैट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर। देखो, पेडिग्री एनालिसिस एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि इसमें हम फैमिली ट्री बनाएंगे और फैमिली ट्री बनाने के बाद हम बताएंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इनहेरिटेंस कैरेक्टर जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, है ना। स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन। नेक्स्ट पॉइंट, especially it is used for humans। इसको स्पेशली हम ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट कैरी ओवर डिजायर्ड क्रॉस, बिकॉज वी कैन नॉट कैरी आउट डिजायर्ड क्रॉस। हम यहाँ पे डिजायर्ड क्रॉस को कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। एंड ह्यूमन लाइफ इज नॉट सफिशिएंट टू स्टडी मोर जनरेशंस, एंड ह्यूमन लाइफ इज नॉट सफिशिएंट टू स्टडी मोर। एक इंसान कितनी ही जनरेशन को स्टडी कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, है ना। इससे ज़्यादा जनरेशन को वो स्टडी नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या लाया गया? इसीलिए लाया गई पेडिग्री एनालिसिस। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि इनहेरिटेंस पैटर्न किसी भी डिजीज़ का क्या है। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि इनहेरिटेंस पैटर्न किसी भी डिजीज़ का क्या है, ठीक है ना। अब देखो, इन केस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस we use probability। next point, in case of pedigree analysis we use probability। एक टर्म इसमें probability हम इस्तेमाल करते हैं, and 100% पेनिट्रेंस। मतलब एक जीन जो है अगर वो पॉपुलेशन में है या वो इंडिविजुअल में है तो वो 100% अपना इफेक्ट शो करेगा। ऐसी कंडीशन को पेनिट्रेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है पेडिग्री एनालिसिस? ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें फैमिली हिस्ट्री बताती है, दैट शोज इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न हमें ये बताता है। दूसरा, स्पेशली इसको इस्तेमाल हम करते हैं ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम डिजायर्ड क्रॉस ह्यूमन में नहीं बना सकते और ह्यूमन लाइफ जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो ज़्यादा जनरेशन को स्टडी कर पाए। पेडिग्री एनालिसिस में एक तो हम प्रोबेबिलिटीज़ का ध्यान रखते हैं और दूसरा हम इसमें पेनिट्रेंस का ध्यान
रखते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक टर्म आती है पेडिग्री एनालिसिस में, वो है हमारा प्रोबैंड। फैमिली में जब पहला चाइल्ड इफेक्टेड होगा किसी डिजीज से, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्रोबैंड। क्या बोलते हैं? लेकिन डिजीज होनी चाहिए जेनेटिक डिजीज, ठीक है ना। तो प्रोबैंड क्या है? फर्स्ट अफेक्टेड फैमिली मेंबर। प्रोबैंड इट इज द फर्स्ट अफेक्टेड फैमिली मेंबर, इट इज द फर्स्ट affected family member. Proband, it is the first affected family member coming to attention of a doctor. Coming to attention of a डॉक्टर। तो प्रोबैंड ये फर्स्ट अफेक्टेड फैमिली मेंबर होता है जो कि अटेंशन में आता है डॉक्टर के। अब देखो, अब यहाँ पे हम नोशंस, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस में कुछ नोशंस, कुछ सिंबल का इस्तेमाल होगा। तो हेडिंग लिखो, सिंबल्स फॉर कॉमन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। सिंबल्स फॉर कॉमन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है ना। तो कौन कौन से सिंबल हम इसमें कॉमनली इस्तेमाल करेंगे? देखो, सबसे पहला सिंबल आपने याद रखना है ये वाला। को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। सबसे पहला सिंबल आपने ये वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है? ये है मेल। ये क्या है? मेल है। क्या है? मेल है। अगर यही रेक्टेंगल लिखूंगा मैं और इस रेक्टेंगल को पूरा का पूरा शेड करूंगा, ये नोशन याद रखने हैं आपने। रेक्टेंगल बनाया मैंने, इस रेक्टेंगल को पूरा का पूरा मैंने शेड, इसमें उसको मतलब शेड, ये आ गया डिजीज्ड मेल। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डिजीज्ड मेल, ठीक है। थर्ड, यही रेक्टेंगल मैंने बनाया, इधर देखो, इस रेक्टेंगल के बीच में डॉट लगाया, या यही रेक्टेंगल बनाया, ये मैं दूंगा बनाने के लिए, फिर पहले इधर ध्यान दो, और इसको मैंने आधा शेड किया, इसको मैंने आधा शेड किया, तो ये आ गया कैरियर मेल। मतलब इस पर डिजीज की एक एलील होगी तो ये कैरियर मेल आ गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है, अगर ये मैंने बनाया रेक्टेंगल, इसका मतलब मेल, और इसको ऐसे क्रॉस किया, क्या किया? क्रॉस किया, या ये ऐसे उसको बीच में मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब होता है इस मेल की अभी अभी डेथ हुई है, मतलब इसकी डेथ हो चुकी है। अगर मैंने ऐसा सिंबल और बी ये ऐसे बना दिया, है ना, इसका मतलब अभी डेथ हुई इसकी, स्टिल डेथ, स्टिल डेथ। ये आगे कुछ मेल के सिंबल। ऐसे ही फीमेल के सिंबल, अगर ये पूरा ऐसे सर्कल बना दिया, इसका मतलब है ये फीमेल है, ये क्या है? फीमेल है। अगर ये सर्कल और इसको पूरे को शेड कर दिया, इस पूरे को शेड कर दिया, यानी कि आ गया डिजीज्ड फीमेल। ये क्या है? डिजीज्ड फीमेल है। और अगर ये ऐसे बना दिया मैंने, इसके बीच में ये पॉइंट, या ऐसा, और ये आधा, इसका मतलब ये कैरियर फीमेल है। कैसा है ये कैरियर फीमेल। अगर ये ऐसे और ऐसे या ऐसे है, इसका मतलब इस फीमेल की अभी अभी
डेथ हुई है। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया। इसी में देखो, इसी में और देखो, अगर ये ऐसे है, ये मेल है और ये फीमेल है, यानी इन दो के बीच में मैटिंग हुई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैटिंग। मैटिंग मतलब मैरिज, मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है। अब देखो, अगर ये मेल है, इधर ये डबल बैंड है और ये फीमेल है, इसका मतलब मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, ये रिलेटिव्स के बीच में शादी हुई है। इसको लिखोगे मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मैटिंग बिटवीन मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है? ठीक है यहाँ तक? अगर यही कैरियर फीमेल को ऐसे भी लिखते हैं, ये और ये क्रॉस, ये कैरियर फीमेल लिखने का तरीका है। अगर ऐसे है, ये फीमेल चाइल्ड है, ये भी फीमेल चाइल्ड है, या ऐसे है, एक फीमेल चाइल्ड है, एक मेल चाइल्ड है, या ऐसी कंडीशन है, एक ये मेल चाइल्ड है और ये भी मेल चाइल्ड है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ट्विन। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? ट्विन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ट्विन। ठीक है। अगर ये ऐसे है, नेक्स्ट स्लाइड इस्तेमाल करूं मैं? देखो, फिर मैं आपको दूंगा बनाने के लिए टाइम। अगर ये ऐसे, ये मेल है, ये फीमेल है और यहां पे ऐसे करके है, ऐसी कंडीशन को क्या बोलूंगा मैं? ऐसी कंडीशन को बोलूंगा मैं, ऐसी कंडीशन को बोलूंगा मैं पेरेंट्स विद अफेक्टेड फीमेल चाइल्ड। पेरेंट्स विद अफेक्टेड फीमेल चाइल्ड। ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन, ये मेल है, ये फीमेल है और यहां पे मेल चाइल्ड को मैं इफेक्ट करूं, इसको क्या लिखूंगा मैं? दिस इज पेरेंट्स विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड। पेरेंट्स विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड। यहां पे मेल चाइल्ड इफेक्टेड है ना? अगर ये ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, इसको हम बोलेंगे अनस्पेसिफाइड सेक्स। इसका हमें सेक्स ही नहीं पता है क्या है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है ना? अगर ये ऐसा होगा और इसके बीच में ये 5 लिखा होगा या 3 लिखा होगा या 2 लिखा होगा, जितने नंबर लिखा होगा उतने अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है? 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग से, 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग से। ठीक है ना? समझा है आपको? अब देखो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है इसमें से। अब देखो, लेट्स सपोज ये मैंने मेल बनाया,
ये हमारे पास मेल है, ये हमारे पास फीमेल है, इन दो के बीच में मैटिंग हुई है। मैटिंग हुई, लेट्स सपोज इनके यहाँ पे दो चाइल्ड आ गए, एक चाइल्ड फीमेल आ गया, एक मेल आ गया। इस मेल की मैरिज हो गई दूसरी फैमिली में, इसका मतलब है इसकी शादी किसी दूसरी फैमिली में हुई है। इसके बन गए ऐसे करके ट्विंस, ऐसे ट्विंस को बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है ना। ये फीमेल है, इसकी शादी कहीं बाहर कर दी, ठीक है। अब ये जो था ये इफेक्टेड था, ये क्या था, ये इफेक्टेड मेल था। इससे जो इंडिविजुअल्स बने, मतलब मान लो इससे भी ट्विन बने, एक फीमेल बनी एक मेल बनी ट्विन, और इसमें डिजीज़ देखने को मिली। अगर मैं इसको क्रॉस करूँगा यानी कि इसमें डिजीज़ है। अब देखो ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं जनरेशन फर्स्ट, ये जो ये है दिस इज नोन एज, इसको बोलेंगे जनरेशन सेकंड, और ये जो है दिस इज नोन एज जनरेशन थर्ड। अगर ये और कहीं शादी कर लेता है, इसके भी ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं जनरेशन 4, ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ, डबल बैंड बना लूँ, इसका मतलब रिलेटिव्स में ही शादी हुई है, ठीक है। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी। इसके क्वेश्चन हम कल लगाएंगे, 7-8 क्वेश्चन आप भी देख लेना बुक से। इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर अच्छे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो आराम से निकल जाएंगे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हमने देखना है डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप इनमें, और क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, ठीक है।